जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहां पर हुआ। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1792 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में तत्कालीन बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ। तो आज दोस्तों सबसे पहले बात करें कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। तो कब हुआ, 22 मई 1792 ईस्वी में हुआ। इसके पश्चात जन्म स्थान की बात करें तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जो जन्म है तत्कालीन बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के पिता कहाँ पर नौकरी करते थे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के पिता तत्कालीन बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे और दोस्तों इन्हीं नवाब के यहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय को राय राया की उपाधि मिली थी। तो आज दोस्तों बात करें कि इनके पिता अर्थात राजा राम मोहन राय के पिता तत्कालीन बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, वहीं से उन्हें अर्थात राजा राम मोहन राय को राय राया की उपाधि मिली थी। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय 1803 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कहाँ पर सेवा में लग गए थे। तो कहाँ पर सेवा में लग गए थे, ब्रिटिश कंपनी में सेवा में लग गए थे। तो आज दोस्तों बात करें कि राजा राम मोहन राय 1803 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की सेवा में लग गए और दोस्तों इसी कंपनी के एक अंग्रेज थे जॉन डिगबी, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को अपना दीवान नियुक्त किया था और दोस्तों दीवान के रूप में यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने जो है 1814 ईस्वी तक कार्य किया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि अंग्रेज जॉन डिगबी ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया और दीवान के रूप में यहाँ पर उन्होंने 1814 ईस्वी तक कार्य किया। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसने मध्ययुगीन भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया, वह कौन था। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ही वह प्रथम भारतीय व्यक्ति था जिसने सबसे पहले मध्ययुगीन भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय जो थे वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानववादी थे और दोस्तों राजा राम मोहन राय के नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में किसका जन्म हुआ। तो किसका जन्म हुआ दोस्तों, पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इसलिए दोस्तों राजा राम मोहन राय को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारत के नव जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत के नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा गया है। तो दोस्तों प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा गया है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों नए भारत का मसीहा किसे कहा गया है। तो दोस्तों नए भारत का मसीहा राजा राम मोहन राय को कहा गया है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा गया है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे माना गया है। तो किसे माना गया है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को माना गया है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि भारत जागृति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों भारत जागृति के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये हमको याद रखना है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की किन कुरीतियों के घोर विरोधी थे। तो दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय सती प्रथा, वैश्यागमन, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद जैसे हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोधी थे। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोधी थे। वो कुरीतियाँ कौन कौन सी थी तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सती प्रथा, वैश्यागमन, बहुपत्नी प्रथा और जातिवाद जैसी हिंदू समाज की कुरीतियों के राजा राम मोहन राय घोर विरोधी थे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय जो हैं विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक, इसके पश्चात हम दोस्तों बात करें धार्मिक क्षेत्र में, तो दोस्तों धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना। और दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किन के माध्यम से किया था? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने अर्थात राजा राम मोहन राय ने वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। ठीक है, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने जो है हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या करते हुए क्या कहा? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या करते हुए कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? तो दोस्तों हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, या राजा राम मोहन राय को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, राजा राम मोहन राय को अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और जर्मन जैसी भाषाओं का ज्ञान था। तो दोस्तों ये अपन को याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के जीवन में संक्रमण का दौर कब आया? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के जीवन में संक्रमण का दौर 1811 ईस्वी में तब आया जब उनके बड़े भाई के खत्म हो जाने पर उनकी भाभी सती हो गईं। तो दोस्तों इस सती प्रथा के विरुद्ध 1818 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आंदोलन भी चलाया था। और दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में अधिनियम पारित कर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के जीवन में उस समय संक्रमण का दौर आया जब उनके बड़े भाई की पत्नी पति की मृत्यु के बाद सती हो गई। तब इसके विरोध में जो है दोस्तों 1818 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। और दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में अधिनियम पारित कर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ठीक, तो दोस्तों 1829 में प्रारंभ में यह कानून या फिर यह नियम केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, लेकिन दोस्तों 1830 ईस्वी में यह नियम बंगाल के अलावा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, किंतु 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजा राम मोहन राय की विभिन्न पुस्तकों की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि राजा राम मोहन राय की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें दोस्तों राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है तोहफात उल मुवाहिदीन। तो दोस्तों तोहफात उल मुवाहिदीन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों तोहफात उल मुवाहिदीन का अर्थ है एकेश्वरवादियों का उपहार। इस पुस्तक की भाषा क्या थी? तो दोस्तों इस पुस्तक की भाषा थी फारसी। और इस पुस्तक में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किसके ऊपर ध्यान दिया? तो दोस्तों इस पुस्तक में पुनः राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा दोस्तों सभी धर्मों का मूल किसमें बताया? तो दोस्तों सभी धर्मों का मूल उन्होंने एकेश्वरवाद में बताया। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने अर्थात राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरी पुस्तक की बात करें हम राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय की प्रमुख दूसरी पुस्तक है ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली, अर्थात दोस्तों प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। इस पुस्तक में जो है दोस्तों
राजा राम मोहन राय की ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है हमने दोस्तों कि इसमें ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में राजा राम मोहन राय के दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। ठीक, इसके पश्चात दोस्तों हम इनकी तीसरी पुस्तक की बात करें तो दोस्तों इनकी तीसरी मुख्य पुस्तक है हिंदू उत्तराधिकार नियम। चलिए, ये हो गई पुस्तकें। इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो दोस्तों इनका प्रथम समाचार पत्र है संवाद कौमुदी। तो दोस्तों अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा के एक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। वह समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों वह समाचार पत्र था संवाद कौमुदी, और दोस्तों यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो कौन सा है? संवाद कौमुदी। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित करने के लिए 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इस अर्थात संवाद कौमुदी बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक, तो दोस्तों संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का प्रथम समाचार पत्र था। किस भाषा में था? तो बांग्ला भाषा में था। इसका प्रकाशन कब आरंभ किया? तो कब आरंभ किया? 1821 में आरंभ किया। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों इनका दूसरा समाचार पत्र है मिरात उल अखबार। तो दोस्तों इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में किया। और दोस्तों यह किस भाषा का समाचार पत्र था? तो दोस्तों यह फारसी भाषा का समाचार पत्र था, और यह भी दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों हमने कि 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा के इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इन्होंने एक मैगजीन का भी प्रकाशन आरंभ किया था। तो दोस्तों मैगजीन कौन सी है? तो दोस्तों ब्रह्मानिकल मैगजीन को प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय ही थे। इसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ? 1822 ईस्वी से हुआ। और ये किस भाषा में थी? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक, तो ये होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रमुख समाचार पत्र। इसके पश्चात दोस्तों राजा राम मोहन राय की प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें आत्मीय सभा की। तो दोस्तों हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक पहली संस्था का गठन किया। और कब इसका गठन किया है? तो दोस्तों 1815 ईस्वी में इसका गठन किया था, जिसमें द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की है। तो कब की है दोस्तों? 1815 ईस्वी में की है। इस सभा या इस संस्था की स्थापना के पीछे राजा राम मोहन राय का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने इस पहली संस्था का गठन किया। और दोस्तों इसमें जो है द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। ठीक, चलिए हो गई आत्मीय सभा। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों हिंदू कॉलेज की। तो दोस्तों 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो आइए दोस्तों बात कर लें हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई है। तो कब हुई है दोस्तों? 1817 ईस्वी में हुई है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है कि राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ब्रह्म समाज। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई है। और दोस्तों इस समाज की स्थापना के पीछे राजा राम मोहन राय का क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों इस समाज की स्थापना के पीछे राजा राम मोहन राय का उद्देश्य एकेश्वरवाद की स्थापना करना था, मूर्ति पूजा का विरोध करना था, पुरोहितवाद का विरोध करना था, अवतारवाद का खंडन करना था। साथ ही दोस्तों समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह का विरोध करना भी इसमें शामिल था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ब्रह्म समाज के बारे में बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसकी स्थापना के पीछे राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की स्थापना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना, साथ ही समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह का विरोध करना भी इसमें शामिल था। दोस्तों ब्रह्म समाज के बारे में विस्तृत रूप में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप में पढ़ लिया है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों
कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड कब गए थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय इंग्लैंड 1830 ईस्वी में गए थे। किसके दरबार में गए थे? तो किसके दरबार में गए थे दोस्तों? ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। तो दोस्तों ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर वे किसके राजदूत बन के गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में गए थे। और क्यों गए थे? तो दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए वे गए थे। और दोस्तों इसी समय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। और इसी समय दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इसी समय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। और दोस्तों याद रखना है कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड क्यों गए थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो उसी दौरान उनका इंग्लैंड में निधन भी हो गया था और वहीं पर उनकी जो है समाधि स्थित है। और दोस्तों इंग्लैंड के किस शहर में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था? तो दोस्तों इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था। और कब हुआ था? तो दोस्तों 27 सितंबर 1833 ईस्वी में हुआ था। किस कारण से हुआ था? तो दोस्तों मस्तिष्क ज्वर के कारण हुआ था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का मस्तिष्क ज्वर के कारण निधन हो गया तथा यहीं उनकी समाधि स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को संवैधानिक आंदोलन का जनक किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा राजा राम मोहन राय के बारे में। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।